हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक तत्व। इसके पिछले तीसरे वीडियो में मैं आपको बोरान फैमिली में बोरान के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको बोरेक्स पढ़ा दिया है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं आर्थ्रोबोरिक अम्ल, जिसको हम जनरली बोरिक एसिड या बोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। और मैंने पहले ही बताया है कि कैरम खेलते समय उसमें हम इसको पाउडर के रूप में यूज़ करते हैं। आर्थ्रोबोरिक अम्ल H3BO3 एक श्वेत क्रिस्टली ठोस होता है जिसका साबुनी स्पर्श होता है। साबुन चिकना रहता है जो आप लगाते हैं, आपको मालूम है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह जल में अल्प विलेय परंतु गर्म जल में पूर्ण विलेय होता है। गर्म कर देने पर जल में घुलता है, नहीं तो नहीं घुल पाता है। इसे बोरेक्स के जलीय विलयन को अम्लीकृत करके बनाया जा सकता है। तो आपने जो बोरेक्स पढ़ा उसके जलीय विलयन को Na2B4O7 इसके अम्लीय जलीय विलयन को अपन मतलब गर्म करें तो 4BOH थ्राइस ये बन रहा है, और यही जो है H3BO3 आपका बन जाएगा। अगर आप उसको स्प्लिट करेंगे तो H3BO3 बन रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। ये देखिए H3 और BO3 ये बन रहा है, ठीक है। इसे बोरान के अधिकांश यौगिकों जैसे हैलाइड, हाइड्राइड आदि के जल अपघटन द्वारा जल तथा दुर्बल अम्ल से क्रिया करके बनाया जा सकता है। तो आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, बोरान के अधिकांश यौगिकों से। जितने भी बोरान के यौगिक आप पढ़ते हैं जैसे हैलाइड है, हाइड्राइड है, उनको गर्म जल में दुर्बल अम्ल के साथ मिला के बना सकते हैं। इसकी परतीय संरचना होती है जहाँ BO3 की इकाइयाँ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। देखिए हाइड्रोजन बंध क्या होता है, आपको पता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन हो और उसके सामने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये हो तो जो दुर्बल वहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाता है, आवेश डेवलप हो जाता है, उनके कारण से एक बंध बन जाता है। जैसे H2O में भी आपका हाइड्रोजन बंध बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो H3BO3 है, इसमें ऑक्सीजन के पास जो थोड़ा सा माइनस चार्ज है और दूसरे के हाइड्रोजन में जो थोड़ा सा प्लस चार्ज है, उसके कारण से इन दोनों के पास एक बंध बनाने की क्षमता डेवलप हो जाती है, जिससे हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा बोरिक एसिड के बहुत सारे अणु आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी परतीय संरचना हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक के ऊपर एक परत बनी हुई है टाइप का। बोरिक अम्ल की संरचना में बिंदुकृत रेखाएं हाइड्रोजन आबंध को प्रदर्शित करती हैं। हाइड्रोजन बंध को मैंने रासायनिक आबंधन पढ़ाते समय डिटेल बताया है कि इंटरमालिकुलर, इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बंध क्या हैं और वो क्यों बनते हैं। तो आप उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको इसको और डिटेल समझ में आ जाएगा। बोरिक अम्ल एक दुर्बल क्षारीय अम्ल है। यह प्रोटीनी अम्ल नहीं है। मतलब ये है कि यह हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, परंतु हाइड्रोक्सिल आयनों से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के कारण लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, क्योंकि अम्ल की केवल एक ही परिभाषा नहीं है कि वो हाइड्रोजन आयन दे, वो इलेक्ट्रॉन लेकर भी अम्ल की तरह व्यवहार कर सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड जल के साथ अभिक्रिया करता है। HOH जल है, ठीक है। तो यहां पर से एक हाइड्रोजन को एक OH को ग्रहण करके OH थ्राइस की जगह OH टेट्रा हो जाता है, ये 4 OH हो जाता है, और ये H3O आयन बना लेता है जल, क्योंकि जल का एक हाइड्रोजन आयन दूसरे जल के अणु के साथ जुड़ करके H3O आयन बना है। एक जल का अणु OH दे दिया इसको, और उसका जो हाइड्रोजन आयन बचा वो दूसरे जल के अणु के साथ मिलकर H3O आयन बना है। 370 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म किए जाने पर आर्थ्रोबोरिक अम्ल मेटाबोरिक अम्ल HBO2 बनाता है। मतलब कि इसमें से एक H2O निकल गया, जो और अधिक गर्म करने पर बोरिक ऑक्साइड B2O3 में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए H3BO3, इसमें से H2O निकल गया, माइनस H2O निकल गया। देखिए तो यहाँ पर एक H बचा और यहाँ पर 2 O बचा। ये देखिए HBO2 बचा, ठीक। अब इसमें से और गर्म करेंगे तो आपका यहाँ से 2 अणु से HBO2 के 2 अणु से फिर एक H2O निकलेगा और फिर ये B2O3 बना। तो यहाँ पर 2 अणु यूज होगा ना, तब एक H2O निकल पाएगा, क्योंकि इसमें एक ही H है ना। तो 2 अणु में से H2O निकलेगा, तो
तो ये B2O3 बनेगा, 2 अणु यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, तो इस तरह से बोरिक अम्ल को गर्म करने पर जल के अणु निकलते चले जाते हैं। उदाहरण है, बोरिक अम्ल को एक दुर्बल अम्ल क्यों माना गया है? क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन को ले सकता है या इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ले सकता है, इसलिए हमने इसको दुर्बल अम्ल माना है। ये प्रबल अम्ल तब होता जब ये हाइड्रोजन आयन भी दे पाता। बोरिक अम्ल को एक दुर्बल अम्ल इसलिए माना गया है क्योंकि यह अपने प्रोटॉन का निष्कासन नहीं करता है, हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। यह जल के अणु से हाइड्रोक्सिल आयन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करता है और H आयन निष्कासित करता है। तो H आयन बोरिक अम्ल का नहीं है, वो H2O का है, जो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ का H2O का H आयन रिलीज करता है, जो दूसरे H2O के साथ जुड़ के H3O आयन बनाया है, मतलब खुद H आयन रिलीज नहीं कर रहा है, इसलिए दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अब है डाइबोरेन B2H6, यानी कि इसका एक यूनिट जो है BH3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डाइबोरेन कहेंगे B2H6 को। बोरान का गैस सरलतम हाइड्राइड डाइबोरेन है। इसे डाईएथिल ईथर की उपस्थिति में बोरान ट्राइफ्लोराइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया करके बनाया जाता है। ये देखिए, बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी उपस्थिति में इसको गर्म किए तो B2H6 बना, लिथियम फ्लोराइड बना और एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड बना। तो इनको देख करके आप बना सकते हैं कि बोरान ट्राइफ्लोराइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया कराए, लेकिन डाईएथिल ईथर की उपस्थिति में। यहाँ पर डाईएथिल ईथर आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रयोगशाला में डाइबोरेन बनाने हेतु सोडियम बोरोहाइड्राइड का ऑक्सीकरण आयोडीन के साथ किया जाता है। अब प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे? तो सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको आयोडीन के साथ रिएक्शन कराए, ऑक्सीकरण कराए, तो आयोडीन ने यहाँ पर सोडियम को लेकर के अलग हो गया, यदि सोडियम आयोडाइड बन गया, और हाइड्रोजन भी निकल गया यहाँ से, तो B2H6, मतलब इसके 2 अणु से B2H6 बना है। ये देखिए, है ना, ऐसा बना है। तो ये फार्मूले तो भाई आपको याद करने पड़ेंगे ना, इसको लिख लिख के याद करना पड़ेगा सबको, इसी में से आएंगे क्वेश्चन। औद्योगिक रूप से डाइबोरेन बोरान ट्राइफ्लोराइड तथा सोडियम हाइड्राइड की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अब ज़्यादा मात्रा में बनाना है, क्योंकि अभी आपने इससे पहले प्रयोगशाला में थोड़ी मात्रा में बनाया, अब ज़्यादा मात्रा में बनाना है। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड है, ये सोडियम हाइड्राइड के साथ क्रिया करके 450 केल्विन तक गर्म करना पड़ेगा आपको, तब ये डाइबोरेन और सोडियम फ्लोराइड बनाया। डाइबोरेन अत्यंत जहरीली रंगहीन गैस है। इसका क्वथनांक 180 केल्विन है, मतलब 180 केल्विन में ही ये गैस बन जाती है। अगर आप इसको द्रव बनाना चाहेंगे तो 180 केल्विन तक ठंडा करना पड़ेगा। 180 केल्विन का मतलब हो गया माइनस करीब 93 डिग्री, माइनस 93 डिग्री तक आपको ठंडा करना पड़ेगा। वायु के संपर्क में आने पर स्वयं जल उठती है, जल जाती है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए जलती है। तो B2H6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाती है। अब B2O3 बोरान ऑक्साइड बनाती है, ट्राईऑक्साइड, और H2O बनाती है। और यहाँ पर जो ऊर्जा निकलती है 1976 किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकलती है। माइनस है, माइनस का मतलब ऊर्जा निकलना है और प्लस का मतलब ऊर्जा अवशोषित होना है। तो ऊर्जा यहाँ पर निकलती है कंब्यूशन से। डेल H कंब्यूशन, C मतलब कंब्यूशन, और कंब्यूशन का मतलब होता है जलना, जलने से इतनी ऊर्जा निकली। अधिकांश उच्च बोरेन भी वायु के संपर्क में आने पर स्वयं जलने लगते हैं। मतलब अधिकांश उच्च बोरेन मतलब ज़्यादा अणु वाले, मतलब ज़्यादा परमाणु वाले बोरेन। बोरेन जल के साथ तेजी से जल अपघटित होकर बोरिक अम्ल देते हैं। ये देखिए, B2H6 जल में अगर क्रिया कराएंगे तो BOH यानी BO3H3 मतलब H3BO3, ये बोरिक एसिड, ठीक है, H3BO3 ये बनाया, ठीक है। इनका फार्मूला NCERT ने इस तरह से लिखा है हर जगह, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। और हाइड्रोजन गैस निकली, और ये हाइड्रोजन गैस में अगर माचिस लगा दोगे तो ये भी जलने लग सकती है। डाइबोरेन लुईस क्षारों के साथ, लुईस क्षार कौन? जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लुईस अम्ल जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लुईस क्षार के साथ विदलन अभिक्रिया पर, विदलन मतलब टूटना, बोरेन योगोत्पाद BH3L देती है।
अब ये L क्या है, लुईस क्षार, लुईस क्षार के साथ ये जुड़ जाती है क्योंकि ये लुईस अम्ल है। आपको याद होगा लुईस अम्ल जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लुईस क्षार जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो लुईस क्षार के साथ ये जुड़ जाएगा, है ना। B2H6 NMe3, ठीक है, ये है लुईस अम्ल, नाइट्रोजन ट्राइमेथिल, नाइट्रोजन ट्राइमेथिल, ठीक है, ये Me फ्रॉम मेथिल, तो इसके साथ जुड़ मतलब इसके साथ ये परमानेंट जुड़ गया, देखिए नाइट्रोजन ट्राइमेथिल इसके साथ अटैच हो गया। और ये देखिए B2H6 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी जुड़ करके इसके साथ एक कॉम्बाइंड रिएक्शन देता है, ये देखिए कंबाइंड प्रोडक्ट देता है। तो लुईस क्षार है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ट्राइमेथिल नाइट्रोजन है, ये सभी लुईस क्षार हैं। डाइबोरेन पर अमोनिया की अभिक्रिया से प्रारंभ में B2H6 ट्वाइस NH3 बनता है, जिसे सूत्र BH2NH3 ट्वाइस प्लस BH4 माइनस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कि अमोनिया के बारे में भी आपको याद होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया कि अमोनिया एक लुईस क्षार है, तो लुईस क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है, मतलब सभी क्षार के साथ, तो B2H6 ट्वाइस NH3 बनता है, ठीक है। लेकिन इसका सूत्र हम इस तरह से लिखते हैं कि BH2NH3 ट्वाइस प्लस चार्ज और BH4 माइनस चार्ज, इस तरह से लिखते हैं। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, कि इसका असली सूत्र क्या है, तो ये आपको सूत्र को छाट के लिखना है। यह और अधिक गर्म करने पर B3N3H6 देता है, और ये एक प्रकार से बोरो नाइट्रोहाइड्राइड है, ठीक है, बोरान नाइट्रोजन हाइड्राइड है। इसे एकांतर BH और NH समूहों के साथ वलय संरचना के परिप्रेक्ष्य में अकार्बनिक बेंजीन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मतलब ये है इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन अपने आप में एक ऑर्गेनिक केमिकल है, और ये जो बने हैं B3N3H6, तो इसको अगर हम वलय संरचना में दिखाएंगे तो बिल्कुल बेंजीन जैसे वलय संरचना बनेगी इसकी, ठीक है। मतलब 3 जगह बोरान रहेंगे, 1 2 और ये 3, और 3 जगह नाइट्रोजन रहेंगे, ऐसा, ठीक है, और इनमें हर एक में एक एक हाइड्रोजन, ये हो गया। ये देखिए वलय संरचना बन गई। तो ये कुछ कुछ बेंजीन जैसे नहीं लग रही है, लेकिन बेंजीन ऑर्गेनिक है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाती है ये। B2H6 6NH3 BH2NH3 ट्वाइस प्लस, ये बना, ठीक है। और ये जो BH4 इससे अलग हुआ, BH4 एक अलग होता है इसी में रिएक्शन में माइनस चार्ज वाला, ये और गर्म करने पर B3N3H6 इसके साथ रिएक्शन करके बनाएगा और हाइड्रोजन आयन इसके साथ जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। खैर ये फार्मूला मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है। तो B3N3H6 ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इतना कम से कम इस पैराग्राफ में आपको याद कर लेना है। डाइबोरेन की संरचना को चित्र द्वारा दर्शाया गया है 11.2 का, ये देखिए 11.2 का है, ये डाइबोरेन की संरचना है। एक BH3 यहाँ पर है और एक BH3 यहाँ पर है, तो B2H6 हो गया। तो इनकी संरचना किस तरह से जुड़ी हुई है आप जरा ध्यान से देख लीजिए, है ना, कि मतलब ये देखिए ये बोरान हाइड्रोजन के साथ 3 जुड़े हुए हैं, तो बोरान और अपने हाइड्रोजन के साथ 97 डिग्री है ना, और एक बोरान जो है दूसरे बोरान के हाइड्रोजन से जुड़ा है तो 134 pm इसका पिकोमीटर, है ना। और ये बोरान, ये मतलब बोरान में जुड़े 2 हाइड्रोजन के बीच 120 डिग्री का है, और बोरान का अपने हाइड्रोजन के साथ 119 डिग्री का है, और दूसरे हाइड्रोजन के साथ 119 pm का है, और दूसरे हाइड्रोजन के साथ 134 pm का है। तो थोड़ा सा ये दूरी आपको ध्यान रखना है। इसमें सिरे वाले 4 हाइड्रोजन परमाणु तथा 2 बोरान परमाणु एक ही तल में होते हैं। सिरे वाले 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 बोरान परमाणु एक तल में होते हैं, और बाकी 2 हाइड्रोजन परमाणु दूसरे तल में होते हैं, है ना। ये देखिए तो एक ही तल में है 4 हाइड्रोजन, ये देखिए ये 2 बोरान, ठीक है, और 1 2 3 4 ये एक तल में है,
ठीक है। और ये देखिए ये सॉलिड में ये जुड़ा है और सॉलिड में ये जुड़ा है, ये दो दूसरे तल में है, ठीक है। इस तल के ऊपर तथा नीचे दो सेतुबंध हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जो अभी मैंने दिखाया कि ये ऊपर नीचे हैं। ये जो दो सॉलिड के द्वारा दिखाए हैं ये और ये सॉलिड वाले, ये दो ऊपर नीचे हैं, बाकी जो है समानांतर एक तल में है। इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। सिरे वाले 4 BH बंध सामान्य द्विकेंद्र की द्वि इलेक्ट्रॉन टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं। टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन मतलब ये है कि जो 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ये दो दो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन आजू बाजू से बॉन्ड बना रहे हैं और फिर वो आजू बाजू से बॉन्ड बनाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, ठीक है। जबकि 2 सेतुबंध बंध विभिन्न प्रकार के होते हैं जिन्हें त्रिकेंद्र की द्वि इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि 4 हाइड्रोजन जो बनते हैं वो यहां पर 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 बोरान एक ही तल में है, और यहां पर द्विकेंद्र की द्वि इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो 2 अन्य हाइड्रोजन हैं वो त्रिकेंद्र की द्वि इलेक्ट्रॉन है। इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कितने कितने केंद्र की हैं। तो द्विकेंद्र की 4 हाइड्रोजन है और त्रिकेंद्र की में 2 हाइड्रोजन है और दोनों द्वि इलेक्ट्रॉन बंध हैं। चित्र 11.2 ख इसमें आपको दिख सकता है ये चीज, है ना। ये देखिए ये बोरान के 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एक तल में, इसमें द्विकेंद्र की द्वि इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2 हाइड्रोजन है ऊपर नीचे ये त्रिकेंद्र की द्वि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये ख वाले में क्या क्या दिख रहा है, डाइबोरेन में बंधन, डाइबोरेन में प्रत्येक बोरान परमाणु sp3 संकृत होता है। इसको जरा ध्यान रखेंगे, sp3 संकृत। इन 4 sp3 संकृत कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन रहित होता है जिसे बिंदुकृत रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। बिंदुकृत रेखा, इसमें ये बिंदुकृत रेखा, ठीक है, इसे दर्शाया गया है। सिरे वाले बोरान हाइड्रोजन बंध सामान्य द्विकेंद्र की द्वि इलेक्ट्रॉन 2c2 इलेक्ट्रॉन बंध है, जबकि 2 सेतु बंध त्रिकेंद्र की द्वि इलेक्ट्रॉन 3c2 इलेक्ट्रॉन है। इससे केला बंध, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। कुछ बढ़िया चीज यहां पर लिखे हैं, बनाना बॉन्ड, केला बंध। इन बंधों के बारे में जिसमें हम ये बनाना बंध और 2c2e और 3c2e बंध के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में इसके बारे में और कुछ नहीं दिया है। बोरान डाइहाइड्रोइडोबोरेट की एक श्रृंखला का निर्माण करता है जिसमें चतुष्फल की BH4 आयन प्रमुख हैं। तो इसमें एक श्रृंखला बनता है, एक चेन बनता है जिसमें हाइड्राइडोबोरेट की श्रृंखला बनती है। मतलब इसमें डाइबोरेन समझ लो कि एक चेन के रूप में बन जाती है, और इसमें BH4 आयन के रूप में यहां पर रहती है। विभिन्न धातुओं के टेट्राहाइड्राइडोबोरेट ज्ञात हैं। लिथियम तथा सोडियम के टेट्राहाइड्राइडोबोरेट को बोरोहाइड्राइड भी कहते हैं। लिथियम और सोडियम के इस कंपाउंड को हम बोरोहाइड्राइड कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन कंपाउंड है। इन्हें धातु हाइड्राइड की डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में डाइबोरेन से अभिक्रिया करके बनाया जा सकता है। तो आप कैसे बना सकते हैं देख सकते हैं। तो एक मेटल हाइड्राइड है, इसको डाइबोरेन के साथ आपने क्रिया कराया तो आप देख सकते हैं कि बोरोहाइड्राइड यहाँ पर बन रहा है, जिसमें मेटल जो है लिथियम या सोडियम हो सकता है बस। तो इन्हें हम बोरोहाइड्राइड कहते हैं अगर ये लिथियम सोडियम का बना हुआ टेट्राहाइड्राइडोबोरेट है तो, ठीक है। मतलब ये देख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन है, बोरान है और एक माइनस चार्ज है, इसलिए टेट्राहाइड्रा है ना, टेट्राहाइड्रा इडोबोरेट, ये चूंकि आयन है इसलिए इसको इडोबोरेट कहते हैं। कार्बनिक संश्लेषणों में दोनों लिथियम बोरोहाइड्राइड तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग अपचायक के रूप में होता है। अब बहुत सारे ऐसी प्रक्रियाएं कार्बनिक रसायन में या कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं जहां पर लिथियम बोरोहाइड्राइड इसका विशेषकर प्रयोग हम करते हैं अपचायक के रूप में।
अब चायक का मतलब है कि ये हाइड्रोजन दे के सामने वाले का अपचयन कर देगा और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अन्य धातु बोरोहाइड्राइड बनाने में इन्हें प्रारंभिक पदार्थ स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अन्य धात्विक बोरोहाइड्राइड बनाने में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में इनका उपयोग में लाया जाता है, मतलब इनमें से मेटल को हटा के दूसरा मेटल आप जोड़ सकते हो। अब है बोरान, एल्यूमिनियम तथा इनके यौगिकों के उपयोग। क्या उपयोग है अपन ये देखते हैं। उच्च गलनांक, निम्न घनत्व, निम्न वैद्युत चालकता तथा अत्यधिक कठोर होने का बोरान के अनेक अनुप्रयोग हैं। बोरान तंतुओं फाइबर्स का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में तथा वायुयानों के हल्के सघन पदार्थों के निर्माण में होता है। चूंकि ये दोनों ऐसी चीजें हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट और वायुयान के मटेरियल, जिनका वजन में हल्का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट को आप पहन के जाना है और वायुयान को ऊपर उड़ाना है, तो इनका वजन में कम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अत्यधिक वजन हुआ तो इन दोनों को कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बोरान के इन कंपाउंड्स के जो फाइबर्स हैं उनका प्रयोग हम इन पदार्थों में करते हैं। बोरान 10 का मतलब जिसकी परमाणु भार 10 है। इस समस्थानिक में न्यूट्रॉन अवशोषण की अत्यधिक क्षमता होती है, मतलब न्यूट्रॉन को अवशोषित करके ब्रेक हो सकता है, 2 अणुओं में ब्रेक हो जाएगा, 2 परमाणुओं में ब्रेक हो जाएगा। अतः नाभिकीय उद्योगों में धात्विक बोराइडों का उपयोग परिरक्षण कवच, प्रोटेक्शन शील्ड तथा नियंत्रक क्षणों के रूप में होता है। अगर धीमी न्यूट्रॉन इनमें प्रवेश करती है तो ये ब्रेक भी नहीं होते हैं और उनको अवशोषित करके अपने में रख लेते हैं। तो जब हम परमाणु रिएक्टर में परमाणु जो यूरेनियम परमाणु हैं इनका अपन अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकालते हैं, उनमें न्यूट्रॉन भी निकलता है। तो न्यूट्रॉन जब ये यूरेनियम के जो परमाणु हैं जब ब्रेक होते हैं तो जो न्यूट्रॉन निकलता है उनमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है, केवल 1 न्यूट्रॉन बचता है। वो न्यूट्रॉन आगे चल के फिर सिर्फ एक परमाणु को ब्रेक करेगा, इसलिए वहाँ पर चेन रिएक्शन नहीं बन पाता, श्रृंखला अभिक्रिया नहीं बन पाती है और विस्फोट नहीं होता है, धीरे धीरे ऊर्जा निकलती रहती है। यही जो 2 न्यूट्रॉन हैं, अगर हम इसको अवशोषित नहीं कराएंगे तो तीनों न्यूट्रॉन 3 परमाणुओं को ब्रेक कर देंगे, उनसे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, जिससे 9 न्यूट्रॉन हो जाएगा। 9 न्यूट्रॉन फिर 9 परमाणुओं को ब्रेक करेंगे, तो इस तरह से 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 27 परमाणुओं को ब्रेक, मतलब एक श्रृंखला अभिक्रिया चालू हो जाएगी, जिससे वहाँ पर विस्फोट होगा। और यही विस्फोट जो है परमाणु बम में होता है। तो परमाणु बम में न्यूट्रॉनों को अवशोषित नहीं करते हैं, अनियंत्रित विखंडन चालू हो जाता है परमाणु का, तो विस्फोट होता है। लेकिन जो परमाणु रिएक्टर है उसमें चूंकि धीमे धीमे हमको परमाणुओं को विखंडित करना रहता है, तो अपन उसमें न्यूट्रॉन को 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉन है उनको हम अवशोषित कराते रहते हैं, जिससे एक ही परमाणु का विखंडन होता है। बोरेक्स, और एक चीज़ और यहाँ पर बताना था कि ये जो है परमाणु से निकले हुए जो न्यूट्रॉन है उनको धीमा भी कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज न्यूट्रॉन अगर टकराता है तो विखंडन भी नहीं कर पाएगा वहाँ पर, तो धीमे न्यूट्रॉन को टकराना रहता है। बोरेक्स तथा बोरिक अम्ल का मुख्य औद्योगिक उपयोग उच्च ताप सह कांच जैसे पायरेक्स ग्लास वूल तथा फाइबर ग्लास बनाने में होता है। ये जो हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस हैं इनको आप अत्यधिक ताप वाले, मतलब अत्यधिक का मतलब एकदम भट्ठी में तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन जहाँ पर तापमान थोड़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पर साधारण ग्लास जो है पिघल जाती है, वहाँ पर भी आप इनका प्रयोग कर सकते हो। उच्च ताप से है कांच के रूप में प्रयोग कर सकते हो, पायरेक्स को, ग्लास वूल, फाइबर ग्लास, इनको। बोरेक्स का उपयोग धातुओं के टांका लगाने के लिए गालक के रूप में होता है। देखिए, आप लोगों का काम अगर कभी सोल्डरिंग कराने का पड़ा होगा, जैसे टीवी है, रेडियो है, टेप रिकॉर्ड है, इन सबको कभी कभी जब बिगड़ता है तो जब उसका मैकेनिक उसको खोलता है तो जगह जगह ऐसे सोल्डरिंग आयरन से टांका लगाता है ऐसे। तो उसके लिए क्या करता है कि ऐसे एक जो मेटल का बना हुआ रहता है उसको ऐसे पिघलाता है उसमें, और थोड़ा सा ऐसे फ्लक्स लगाता है ताकि वो जल्दी पिघल जाए, और फिर उसको मेटल से उसको टांका लगाता है। तो वो जो टांका लगाने के समय मेटल को पिघलाने काम करता है वो फ्लक्स है। ठीक है, ऊष्मा, धब्बा तथा खरोंच प्रतिरोधी मिट्टी के बर्तन बनाने में, मतलब ऐसी मिट्टी के बर्तन, आजकल आप जानते होंगे कि मिट्टी के कुकर आ गए हैं, है ना। तो मिट्टी कुकर कैसे बन सकता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो इन्हीं सब चीज़ों से बनते हैं। तथा औषधकृत साबुन
में घटक के रूप में होता है। आजकल आप जानते हैं तरह तरह के ऐसे साबुन आते हैं जो मेडिकेटेड होते हैं, तो इनको मतलब जैसे शरीर में स्किन की बीमारियां होती हैं, किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है त्वचा के, तो उनको ये लिखा जाता है ऐसे साबुन, है ना, डॉक्टर के द्वारा। बोरिक अम्ल के जली विलयन का उपयोग सामान्यतः मंद प्रतिरोधी के रूप में होता है। प्रतिरोधी का मतलब होता है एंटीसेप्टिक, मतलब जो बैक्टीरिया वायरस को मार सकता है। घाव को धोने में बोरिक अम्ल का प्रयोग घाव वगैरह को धोने में हम करते हैं। एल्यूमिनियम रजत श्वेत सिल्वरी व्हाइट रंग की एक चमकीली धातु है। एल्यूमिनियम का आप देखोगे तो एकदम नया एल्यूमिनियम रहेगा तो वो चांदी जैसे ही दिखता है करीब करीब। उच्च तनन सामर्थ्य टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब खींचोगे तो काफी हद तक वो पतले तार के रूप में खींचाते जाएगी। इसकी वैद्युत तथा ऊष्मीय चालकता उच्च होती है। आपको मालूम है कि एल्यूमिनियम की तार बनाई जाती है, ये जो घरों में वायर फिट होता है उसमें, या जो गलियों में जो तार खिंचाया रहता है उसमें बहुत सारे में एल्यूमिनियम के भी तार प्रयोग होते हैं। हालांकि वो उतनी मजबूत नहीं होते जितने कॉपर के वायर होते हैं। तो घरों में थोड़ा अच्छी क्वालिटी का अगर तार आप लगाते हैं तो कॉपर का रहता है, और हल्की क्वालिटी का लगाते हैं तो एल्यूमिनियम का रहता है। वो भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता। वैसे जो मोटर होते हैं उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है उसमें भी एल्यूमिनियम और कॉपर की अलग अलग बाइंडिंग होती है। भार से भार आधार वेट टू वेट बेसिस पर एल्यूमिनियम की चालकता कॉपर से दुगुनी होती है। देखिए, मतलब बराबर वेट की कॉपर और बराबर वेट की एल्यूमिनियम लोगे तो एल्यूमिनियम में डबल विद्युत चालकता रहेगी, और सस्ती धातु है लेकिन थोड़ी कम मजबूत होती है। दैनिक जीवन तथा उद्योगों में एल्यूमिनियम का अत्यधिक उपयोग होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनाए जाते हैं, जैसे कुकर है या जो कढ़ाई है या इस टाइप की चीज़ें एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, आपके किचन में मिल जाएंगे, आप देखेंगे। यह कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और जिंक के साथ मिश्र धातु का निर्माण करता है, और इन मिश्र धातुओं का जगह जगह उपयोग होता है, जैसे कि वायुयान बनाने में भी इसका उपयोग होता है। एल्यूमिनियम तथा इसकी मिश्र धातुओं को विशिष्ट आकृति जैसे पाइप, ट्यूब, छड़, पन्नी, तार, प्लेट आदि दी जा सकती है। क्योंकि बहुत तनन सामर्थ्य होती है इसमें, इसलिए आप इसको पतले पतले प्लेट के रूप में, फाइल के रूप में आप बना सकते हो, तार बना सकते हो। इसका उपयोग बर्तन बनाने के कार्य, निर्माण, पैकिंग, हवाई जहाज, यातायात उद्योग में होता है। आप लोग एल्यूमिनियम फाइल देखे होंगे, आपके घर में आपकी माता जी यूज़ करती होंगी। वो रोटी पराठे को ऐसे लपेट करके उसी में रखने से वो हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट रहती है, उसके लिए एल्यूमिनियम फाइल का उपयोग होते हैं। चूंकि एल्यूमिनियम की प्रकृति विषैली होती है, अतः घरेलू कार्यों में एल्यूमिनियम तथा इसके यौगिकों का उपयोग कम होने लगा है। एल्यूमिनियम जो है कैंसर का भी कारक होता है। एल्यूमिनियम के अधिक बर्तन या एल्यूमिनियम फाइल वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है। ठीक है, तो अब अगले क्लास में हम लोग समूह 14 के तत्व कार्बन परिवार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।